तो आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी का 71st का जो टेस्ट नंबर 7 है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाते हैं। तो जंतु विज्ञान जो है यानी एनिमल किंगडम जो है, इसके अंतर्गत जो भी मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, जो भी मेमल्स हैं, उनकी शारीरिक संरचना, एवोल्यूशन, जो भी क्लासिफिकेशन है, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है। और यह एक यूनानी दार्शनिक भी थे और इन्होंने क्या है कि जीव विज्ञान में विभिन्न पुस्तकें लिखी है, जिन्हें हिस्टोरिका यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम भी कहा जाता है। ठीक है। और जीव विज्ञान जो वर्ड है यानी बायोलॉजी शब्द का पहले जो प्रयोग है 1801 ईस्वी में, और यह जो थे लेमार्क और ट्रेवरियस ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि लाइकेन जो नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति की अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होती है। वास्तव में वह कवक और शैवाल का सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब होता है कि सिम्बायोटिक, मतलब एक्चुअली क्या है कि कवक जो है ना, कवक एक शैवाल को जल देती है, खनिज, लवण, विटामिन आदि जो है ना मृदा से प्राप्त करके उसको प्रोवाइड कर देती है। और शैवाल के पास क्या है कि शैवाल के पास जो होता है हरित लवक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को पोषण देते हैं। तो कैसे कवक मटेरियल देते हैं और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके उसको भोजन प्राप्त करते हैं। और इस दोनों का जो संबंध है, इस दोनों का जो इंटर रिलेशन संबंध है, इसको हेलोटिज्म भी कहते हैं। ठीक है। और लाइकेन का अध्ययन का तो लाइकनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। थर्ड है, इसे मिलान करना है। तो एनेलिडा जो वर्ग है, मोलस्का है, एनेलिडा है, एम्फीबियन है, सरीसृप, ये सब वर्ग हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो जंतु जीव होते हैं। तो एनेलिडा में आते हैं कौन सा? इसमें आ जाते हैं आपको केंचुआ है, जोंक है। ठीक है। जितना भी लगवर्म्स है, ये सब आते हैं एनेलिडा के अंतर्गत। इसलिए एक का क्या होगा? 2 नंबर। मोलस्का क्या होता है कि इसका बाहरी स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड होते हैं। तो जैसे कि आपका जो घोंघा हो गया, सीप हो गया, कटल फिश, ऑक्टोपस, है ना। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन वो होते हैं जो जल और स्थल दोनों पे वो निर्वहन कर सकते हैं, उभयचर प्राणी कहते हैं। ठीक है। जिसमें से इसमें आते हैं मेढक आते हैं। सरीसृप कौन होते हैं? तो सरीप जो रेंग करके चलते हैं। ठीक है। तो जिसमें कि छिपकली है, कछुआ है, अजगर है, घड़ियाल है। ओके। 4th नंबर में क्या है कि जीवाणु की खोज जो है ना, ये इवानोव्स्की गलत है, क्योंकि जीवाणु की खोज जो है जीवाणु की खोज किसने किया है? लीवेनहॉक ने किया है। और विषाणु का खोज इवानोव्स्की किया है। ठीक है। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, बिल्कुल सही है। जीवाणु जो है ना द्विविभाजन करती है। ठीक है। और यह एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, क्लेडोस्ट्रिडियम, ये जीवाणु कुछ जाति जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं वह अल्प विकसित होते हैं। ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं वह पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का जो कोशिका भित्ति है वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसकी कोशिका सेलुलोज से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांशतः जो उसके जो क्या है कि जो अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्जी काय है, केंद्रक झिल्ली है, लाइसोसोम है, ये सारे एब्सेंट होते हैं, इसलिए अल्प विकसित होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। ठीक है। अब राइबोसोम की बात करते हैं, जो प्रोटीन का जो संश्लेषण करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में 70S होते हैं और उसमें यूकैरियोटिक में 80S होते हैं। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बना होता है और स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पष्ट झिल्ली
और केंद्रक दोनों नहीं होते हैं। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक झिल्लीबद्ध नाभिक के भीतर नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म से मुक्त रहते हैं। चूंकि केंद्रक है नहीं तो ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं होंगी नहीं, कमांड कंट्रोल सेंटर है नहीं इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा तना है। अब पूछ रहा है कि तना कौन सा है, तो तना वह होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और यह प्राकुर से विकसित होता है। ठीक विपरीत जड़ जो है वह अवरोही भाग होता है और वह मूलांकुर से विकसित होता है। तना प्राकुर से और जड़ मूलांकुर से। ठीक है, अब तना की बात करते हैं तो जो भूमिगत तने होते हैं जिसमें कंद है, धनकंद है, सलकंद है, प्रकंद है। तो कंद में जैसे आलू आते हैं, धनकंद में केसर आते हैं। ठीक है, सलकंद मतलब सलाद, जैसे प्याज आते हैं जिसमें। अब प्रकंद तो पता है कि उसमें हल्दी और अदरक आते हैं। अब देखिए जो इसमें दिया है कि गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये सब जड़ है। ठीक है, और जड़ जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मूसला जड़ और एक झकरा जड़ या अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ वो होते हैं जो कि एक मेन उसमें जड़ होते हैं, और झकरा जड़ में क्या है कि छोटे छोटे रेशे युक्त जड़ होते हैं। ठीक है, तो गाजर जो है एक तरह से शंकुरूपी जड़ है। ठीक है, मूली को आप तर्करूपी कह सकते हैं, और चुकंदर और जो सलजम है वो कुंभी रूपी जड़ है। तो ये तीनों जड़ का उदाहरण है। आलू जो है वो कंद है और वह तना का उदाहरण है। ठीक है, 7वें नंबर में देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि आनुवंशिकता के पिता, तो आनुवंशिकता जो जेनेटिक्स के फादर हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, जीन का तो खोज जोहानसन ने किए हैं, तो जीन का जोहानसन होना चाहिए था, ये भी गलत है। ठीक है, और पुरकिंजे तो जीव द्रव्य का खोज किया है। गुणसूत्र का नामांकन वाल्टियर सही है। जीव की जो द्विनाम पद्धति है वह कैरोलस लिनियस ने किया है। ठीक है, और इसमें बता दूं कि जो सेल्स थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत, वह स्लाइडन एंड स्वान ने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर में देखते हैं कि विषाणु द्वारा कौन सा रोग है। तो एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि वायरस द्वारा जो रोग होते हैं वह एडे पोइचे खटरा हिम हरे। ठीक है, वायरस का ये शॉर्ट ट्रिक है, एडे पोइचे खटरा हिम हरे। एडे का मतलब ए से एड्स हो गया, डे से डेंगू हो गया, एडे पोइचे मतलब पो से पोलियो हो गया, ई से इन्फ्लुएंजा हो गया, चे से चेचक हो गया। ठीक है, एडे पोइचे। खटरा, ख से क्या हुआ, खसरा हो गया, ट से ट्रिकोमा हो गया जो आंख की बीमारी है। ठीक है, खटरा। रा से रेपीज हो गया। खटरा हिम हरे, हिम से हेपेटाइटिस हो गया, माँ से मेनिंजाइटिस हो गया जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, हिम हरे। अब फिर ह से हर्पीज हो गया, रेबीज तो बता ही दिए, और उसमें कोविड-19 भी जो SARS-CoV-2 वायरस है उससे भी होती है जो गले और फेफड़े को प्रभावित करती है। तो एडे पोइचे खटरा हिम हरे यह वायरस से प्रभावित रोग है। और आगे देखते हैं कि जो जीवाणुस होते हैं यानी बैक्टीरिया से, तो उसमें टिटनस है, हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, ये सब जीवाणुस होते हैं। ठीक है, और अगर प्रोटोजोआ से बात करें तो प्रोटोजोआ में शॉर्ट ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, यानी पा से पायरिया हो गया, का से कालाजार हो गया, फिर मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार, ये सब परजीवी होते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर में कि 9th नंबर में देखते हैं कि जो विटामिन होते हैं जैसे ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12 से लेकर C, D, E के। तो विटामिन ए का बात करें तो उसको रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B1 का थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 है तो 5 यानी पेंटोथोनिक, 6 है तो पैरोडॉक्सिन, 7 में ये जो बायोटिन है ये विटामिन B7 का नाम है। ठीक है, और जो विटामिन B11 है उसको फॉलिक एसिड बोलते हैं और उसी से एनीमिया भी होती है। विटामिन B12 का नाम जो है साइनोकोबालामाइन है और यह एनीमिया पांडुरोग इसकी कमी से होती है। ठीक है, तो बायोटिन हो गया B7, फेलोक्विनिन हो गया, फेलोक्विनिन किसका होगा, विटामिन के की कमी से जिसमें ब्लड क्लोट नहीं होता है, और राइबोफ्लेविन किसका हो गया, विटामिन B2 का। ठीक है, 10th नंबर में क्या है,
ये तो इजी क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर उद्यान है, पीसीकल्चर मछली है, एपीकल्चर मधुमक्खी है, फ्लोरिकल्चर से फूलों की खेती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नदी की मछली को अगर समुद्र में रखा जाए तो क्या होगा। यह एक सोचने वाला क्वेश्चन है। तो चूंकि नदी की मछली को अगर समुद्र में रखा जाए, चूंकि समुद्र का जो पीएच होता है ज़्यादा होता है, वो अत्यधिक सांद्र होता है, तो उसमें क्या है कि जब भी कोई कोशिका होती है अगर ऐसी विलयन में रखा जाए जिसका सांद्रता अधिक हो, तो उस कोशिका से जो है ना प्रासरण के अनुसार पानी बाहर निकलने लगता है, इसलिए वही प्रासरण कहते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है कि जीव द्रव्य में कमी आती है और जीव द्रव्य संकुचित होने लगते हैं, अंततः वह क्या है, मर जाते हैं। ठीक है। तो अगर अधिक सांद्रता में रख दिया जाए तो क्या हो गए, वो मर जाएंगे। कौन सा झिल्ली रहित कोशिका है। तो झिल्ली रहित कोशिका, अब देखिए कोशिका जो सेल्स का जो भाग होते हैं ना, उसमें कोशिकांग जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है दोहरी झिल्ली, एक होता है एकल झिल्ली वाली कोशिका, और एक होता है झिल्ली जिसमें होता ही नहीं है। तो दोहरी झिल्ली कौन रहेंगे, जो बहुत ही बॉडी का एक अभिन्न अंग है, जिसकी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कि ऊर्जा का संश्लेषण होता है, और एक लवक हो गया। ठीक है। तो जैसे पौधों को जीवित रहने के लिए लवक की जरूरत है, उसी तरह से एक जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं यानी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। उसमें जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और पौधों में लवक होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है। एकल झिल्ली कौन होंगे, तो अंतः प्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक गोल्जी काय है और एक लाइसोसोम है। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी काय हो गया और लाइसोसोम, यह एकल झिल्ली है। दोहरी झिल्ली क्या बताए, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। और जो झिल्ली रहित कोशिका है वह राइबोसोम और तारककाय है, सेंट्रोसोम है। ठीक है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम यानी तारककाय है। तो यह दोनों सही है। और लवक क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी आती है, इसलिए यह झिल्ली रहित में नहीं आएंगे। ठीक है। 13 नंबर में क्या है कि डीएनए की संरचना। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यह क्या है कि प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना बनाती है। इसमें डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड और यह सिंगल हेलिक्स मॉडल होते हैं। ठीक है। और डीएनए क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है ना। तो इसमें जो है नाइट्रोजन, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से निर्मित होते हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह तीनों जो है ना मटेरियल से ही तीनों इसके अभिन्न क्या बोलते हैं, एक तरह से मटेरियल्स होते हैं जिससे वो डीएनए का संरचना, डीएनए बनती है। मुख्य रूप से आरएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, नहीं, आरएनए एक नॉन हेरिडेटरी मटेरियल्स है, इसलिए वो गलत है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी रहती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यह एक सेमी परमेबल होता है। ठीक है। जो अंदर और बाहर की वातावरण को विभाजित करके रखता है। ठीक है। इसमें लिपिड्स और प्रोटीन के बने रहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो इसमें आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, पावर हाउस भी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना ऊर्जा का संश्लेषण भी होता है। अब नेक्स्ट है 16 नंबर में देखते हैं कि इसमें कहा जाता है कि कोशिका का जो विभाजन होता है, चूंकि जो भी कोशिकाएं हैं वह विभाजित होते रहते हैं, तो उसमें विभाजन में बहुत सारे फेज आते हैं, जैसे कि मेटाफेज है यानी मध्यावस्था, प्रोफेज है पूर्वावस्था, एनाफेज पश्च अवस्था, और एंड में जो है ना एक टेलीफेज होता है। ठीक है। वो अन्य अवस्था है। तो कोशिका विभाजन किस फेज में सर्वाधिक गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, तो वह मेटाफेज यानी मध्यावस्था में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 में है कि अब देखिए क्या है कि विभाजन, जो सेल का जो विभाजन होता है
वह समसूत्री है। अर्धसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन क्या है कि समसूत्री विभाजन को माइटोसिस बोलते हैं, यानी सम मतलब बराबर, यानी जितना सेल डेथ करेंगे उतने सेल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन क्या है कि जो भी कोशिकाएं, एक कोशिका जो है 2 कोशिका में विभाजित होती है और विभाजित कोशिका का जो गुणसूत्र है वह जो पेरेंट सेल है उसके बराबर होते हैं। यानी अब समसूत्री कोशिका विभाजन जो है उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो जब वृद्धि विकास के दौरान होता है, भ्रूण विकास के दौरान होता है। मान लिया कोई चोट लग गया, घाव हो गया, तो चोट लगने से जितना सेल डेथ किए हैं अगर उतना ही सेल अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा कि वह घाव कभी ठीक नहीं होगा, वह चोट कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए समसूत्री विभाजन कर सेल का डिवीजन करके उस उतना ही नंबर में सेल आने से वो क्या है कि पूरा घाव भर जाते हैं। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन वृद्धि विकास के दौरान हो, भ्रूण विकास के दौरान हो, घाव भरने के दौरान हो या पुनः उद्भव के दौरान हो, ये सारे में समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा है कि अर्धसूत्री यानी आधे होना चाहिए, तो आधे किसमें होगा? आप जानते हैं कि जो भी संतति कोशिकाएं होते हैं, जो भी जीव जंतु में जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो उसमें हाफ उनके मदर का और हाफ उनके फादर का जो भी क्रोमोजोम है उनका संयोजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की विभाजित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृत्व कोशिका के बराबर नहीं होती है, वह आधा होती है। तो ये दोनों आपस में क्या है? इंटरचेंज आंसर दिया है, इसलिए इसका दोनों गलत है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कौन सही है, तो इसमें कोई सही नहीं है, क्योंकि अर्धसूत्री में मातृ कोशिका का आधा हो जाएगा और समसूत्री में मातृ कोशिका के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर में क्या है, इसमें कहता है कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है कि यह एक आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, बॉडी का जो सरफेस है ना उसको सुरक्षा प्रदान करता है और यह शरीर में जो है जल का संरक्षण हो, कंजर्वेशन हो, चाहे पैथोजेंस यानी रोगजनक हो, उसको शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। तो एपिडर्मिस क्या है? यह क्या है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो डर्मिज होता है वह जीवित कोशिका होता है, लेकिन एपिडर्मिज मृत कोशिका होता है। ये भी आपस में आंसर इंटरचेंज है। ठीक है, तो 18 का डी होगा। पौधा में क्या है कि दो मुख्य अवयव होते हैं, एक जाइलम होते हैं, एक फ्लोएम होते हैं। जाइलम तो निश्चित तौर पे जो जल का संवाहक होते हैं जाइलम, और फ्लोएम क्या है कि जल का संवहन होने के पश्चात और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो भी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, वो जो निर्मित जो भी भोजन हुए वो यानी निर्मित भोजन में क्या करते हैं, सुक्रोज, उसको पत्तियों से पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, जो निर्मित भोजन जैसे सुक्रोज बना वह पत्तियों से होकर के पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाया और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। 20 नंबर में देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए क्या है कि जो कंडरा होते हैं मांसपेशी को अस्थि से, जो टेंडन होते हैं लिगामेंट होते हैं वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और एरियोलर क्या जोड़ते हैं, त्वचा को अस्थि से जोड़ते हैं। ठीक है, एरियोलर त्वचा को मांसपेशी से एरियोलर जोड़ते हैं, और अस्थि को अस्थि से लिगामेंट, और कंडरा मांसपेशी को अस्थि से। ठीक है ना, एरियोलर क्या है, त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है। 21 नंबर में है कि कौन सा ऐच्छिक पेशी है जो अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो ऐच्छिक पेशी कौन सा होते हैं, जैसे गर्दन है हम अपने अनुसार घुमा सकते हैं, लेकिन जो आहार नाल है, पित्ताशय है, श्वास नल है, वह अनैच्छिक पेशी है। ठीक है, वह हमारे अनैच्छिक पेशी को एक अरेखित पेशी भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि जैसे आहार नाल है, श्वास नाल है, पित्ताशय है, हमारा जो आइरिस है, ठीक है, ये सब आते हैं अनैच्छिक पेशी में, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, लेकिन जो गर्दन है वह ऐच्छिक पेशी है। 22 में क्या है कि आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में होता है, जबकि मृत्यु प्लीहा में होता है। ये गलत है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, आरबीसी में जो होता है ना, सभी स्तनधारी में जितना भी मेमल्स है स्तनधारी है उसमें आरबीसी में जो केंद्रक नहीं होता है, परंतु
दो अपवाद है, ऊंट और लामा, उसमें होते हैं। जो आरबीसी है उसका जो आकार होता है वह बाइकनकेव होता है, यानी उभावतल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही है। 23rd में देखते हैं कि अब देखिए क्या है कि मोनोसाइट्स है। ठीक है, तो मोनोसाइट्स है, चाहे आप देखेंगे कि एंटीबॉडीज है, एसिनोफिल्स है, वेसिनोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, ये सब क्या है डब्ल्यूबीसी यानी उसका व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है ये सब। तो मोनोसाइट्स क्या करते हैं, यहाँ देखिए आंसर में कुछ गलती भी है कि मोनोसाइट्स क्या करते हैं, मोनोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली का सर्वाधिक प्रभावी कोशिका है। तो मोनोसाइट्स में ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट बनाती है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ब्लड जो रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के स्राव को रोकना होता है, तो इसलिए बिल्कुल 4 नंबर सही है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, टी जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये एंटीबॉडीज नहीं, ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, और टी लिम्फोसाइट इसको किलर सेल्स भी बोलते हैं, ये गलत है, तो 4th नंबर सही है। ठीक है, 24th में क्या है कि माता का रक्त समूह अगर ए हो और पिता का रक्त समूह ए बी हो तो उसमें जो संभावित होते हैं वह ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, उसमें ओ नहीं होगा। ठीक है, 25 में देखते हैं कि 25 में क्या है कि मनुष्य का रक्त रुधिर वर्ग एबीओ सिस्टम और प्रभावित जीन क्या है, तो एबीओ में जो आई की पावर ए है वह प्रभावी होता है, आई की पावर बी भी प्रभावी है, और आई की पावर जो ओ है वह अप्रभावी जीन है। ठीक है, 26 में देखते हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथि, अभी देखिए जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है यानी एक्सोक्राइन सिस्टम है, उस एक्सोक्राइन सिस्टम के लिए क्या है कि ग्लैंड होते हैं, डक्ट होते हैं, और उसी डक्ट के युक्त जो है ना वह एंजाइम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया है हार्मोन, ये गलत है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि है उसमें डक्ट होते हैं, इसलिए इसको डक्ट ग्लैंड कहते हैं, और उसके थ्रू एंजाइम स्रावित होती है, जैसे सलेवरी ग्लैंड हो गए, लार ग्रंथि, सेलेस्मल ग्रंथि हो गया, टीयर ग्लैंड्स हो गया जो आंसू निकलते हैं, दुग्ध ग्रंथि हो गया, त्वचा की जो स्वीट्स है यानी पसीना है, जो तेल ग्रंथि है, वो सारे के सारे एक्सक्रेटरी ग्लैंड होते हैं और इसमें एंजाइम स्रावित होते हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी है यानी कि अंदर यानी कि एंडोक्राइनिक ग्लैंड है, यानी इसको डक्टलेस बोलते हैं, इसमें कोई भी नलिका की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, और इसमें हार्मोन्स का स्रवण होता है। तो बहिर्स्रावी नलिका विहीन है, ये गलत है। अंतःस्रावी नलिका विहीन होती है, इसलिए तीनों गलत है इसमें। 26 में क्या है कि 26 में क्या है, 26 को देख लिए। 27 में निम्नलिखित से कौन से पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही है, तो जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यहाँ गलत दिया है क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि तो किडनी हो गया, यकृत हो गया, सॉरी लीवर हो गया। ठीक है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसलिए इसमें से ए और सी सही है। 28 में क्या है कि आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन ग्लैंड को कहते हैं, जो कि लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने पर यह ब्लड प्रेशर जैसे किसी को कम हो गया तो उसको एड्रेनलिन ही दिया जाता है। अब देखिए क्या है कि यकृत मनुष्य का जो लीवर है वह मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा तो पेनक्रियाज हो गया जो मिक्स ग्लैंड भी है, और पित्ताशय के द्वारा पित्त का रस का स्राव होता है, ये गलत है, वह लीवर से स्राव होता है। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो है 1.5 से 2 kg वजन होता है। ठीक है ना, और लीवर से ही बाइल जूस जाकर के गॉल ब्लैडर में जमा होती है पित्ताशय में, तो इसका दोनों आंसर गलत है। 30 में क्या बोलते हैं, 30 में बोलते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लाइकोनाइजेसिस प्रोसेस होती है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। इसमें पूछ रहा है कौन गलत है, तो देखते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में
स्टोर किया जाता है, बिल्कुल सही है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय में ग्लाइकोजन का निर्माण और संचय करता है, ठीक है, तो ये भी सही है। शरीर के अवयव में प्रोटीन का विघटन जल, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी पदार्थ में होते हैं, तो ये भी सही है, यानी इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी सारे के सारे सही है इसमें। 31 में है कि जीवित प्राणी के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक पाचक प्रक्रिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लूकोज का वसा में जो रूपांतरण होता है वह पाचन का नहीं, वह मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, उपापचय का प्रक्रिया है, तो ये गलत हो गया। यह एक पाचक प्रक्रिया नहीं है। ग्लूकोज का वसा में परिवर्तन एक उपापचयी प्रक्रिया है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया बोलते हैं, उसमें ग्लूकोज का भंडारण होता है, ठीक है, ना कि पाचन होता है। नेक्स्ट है सी नंबर में कि ग्लूकोज का अगर CO2 और H2O में जो विघटन होता है तो वह कोशिका श्वसन की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। सेल्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोशिकीय श्वसन, उसके लिए वो ऊर्जा मुक्त करती है ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन करके, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो एरोबिक रिएक्शन होते हैं, यानी जो उसमें आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एरोबिक रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीश्वसन, तो उसमें जो 38 ATP का जो निर्माण करते हैं, और अनऑक्सीश्वसन जिसमें कि 2 ATP का निर्माण करते हैं, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उसमें पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड बनते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 32 में क्या है कि छोटी आंत। अब देखिए कि पाचन जो प्रक्रिया ग्रहणी से होकर के मुख गुहा से होकर के जब अमाशय पहुंचती है, अब अमाशय में गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं जो अम्लीय होते हैं। उसके पश्चात जो खाना का जो है ना, वह छोटी आंत में पहुंचती है। तो छोटी आंत में क्या है कि 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रहणी जो यू आकार का होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है, यू आकार का होता है, और यू इसलिए कि मैक्सिमम उसमें से भोजन उसमें संग्रहित हो सके, तो चूंकि ग्रहण करते हैं इसलिए उसका नाम ग्रहणी है, ठीक है। उसके पश्चात आगे जब बढ़ता है तो आगे जाने के कारण ही उसका नाम क्या हो गया, अग्र क्षुद्रांत यानी जेजुनम, और अग्र क्षुद्रांत के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उसका नाम एलियम है यानी क्षुद्रांत। तो छोटी आंत में 3 भाग में डिवाइड होते हैं। जो अमाशय से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो ग्रहण करते इसलिए ग्रहणी नाम पड़ गया, डेडुनम उसके बोलते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो अग्र क्षुद्रांत, उसके बाद क्षुद्रांत होते हैं, ठीक है। और यही जो ग्रहणी है, यहीं पे बाइल डक्ट और जो पेनक्रेटिक डक्ट है, दोनों का जो वाल्व है यहीं पे खुलता है। अब देखते हैं कि जो बृहद्रांत है, मलाशय है, सिक्कम है, यह बड़ी आंत का हिस्सा है, ठीक है, बिग इंटेस्टाइन का। अब देखिए क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि अमाशय प्रोटीन का पाचन प्रमुख स्थान रहा है, बिल्कुल सही है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें 30% मंड का पाचन मुख गुहा से होता है, बिल्कुल सही। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है, अभी बताया आपको कि यह अम्लीय होता है, ना कि क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए कुपिका क्या है। कुपिका के बारे में पहले समझते हैं कि कुपिका का मतलब होता है एल्यूविली। आप जानते हैं कि एक बैलून के आकार का फेफड़ा में बहुत सारा एल्यूविली होते हैं, तो वह क्या करते हैं कि एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुपिका गैसों के एक्सचेंज के लिए आवश्यक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। मैक्सिमम गुब्बारे रहते हैं, मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके, ठीक है। तो कुपिका यहाँ एलुवियल है, एलुविली बोलते हैं उसको। और फेफड़ा में छोटा छोटा थैली, जो उसका छोटी छोटी थैली होता है ना, उसी को कुपिकाएं भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 35, अग्न्याशय रस यानी पेनक्रेटिक जूस जो होते हैं, उसमें 3 एंजाइम्स आते हैं, LAT लेट, L से लाइपेज, E से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। आपको बता दूं कि जो ग्रंथि है, जैसे लार है, लार में क्या होते हैं, टाइलिन होते हैं, माल्टेज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होते हैं, पैप्सिन, रेनिन, ठीक है। अभी आपको बताया कि पेनक्रेटिक जूस यानी अग्न्याशय रस में लेट होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। और जैसा कि आपको बताया एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट के
कार्बोहाइड्रेट को पाचन करते हैं, लाइपेज जो है वसा को पाचन करते हैं, और ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करते हैं। यानी अग्न्याशय जो रस है वह वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पाचन करते हैं। इसलिए पैनक्रेटिक जूस को पूरे शरीर का एक कंप्लीट जूस बोलते हैं उसको, यानी कंप्लीट वो क्या करते हैं, कंप्लीट पाचन करते हैं। ठीक है, अब है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिकी अभिक्रिया जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होंगे वह जो लवक है उसके ग्रेना में संपन्न होगा। ठीक है, जो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो क्लोरोफिल है उसके ग्रेना में संपन्न होगी। और इस प्रकार की अभिक्रिया जो है ना रॉबर्ट हिल ने दिए थे, इसलिए इसको हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन उसी समय अगर हम दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया, तो डार्क केमिकल रिएक्शन किस में होते हैं, जब ऑक्सीजन सूरज के प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं और यह हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिए कि डार्क केमिकल रिएक्शन को कैल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं, कैल्विन बेंसन चक्र। ठीक है, नेक्स्ट है फोटो रेस्पिरेशन। अभी देखिए क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा संबंधित है। तो जो C3 चक्र है ना उसमें क्या होता है कि C3 चक्र वाला जो साइकिल होते हैं उसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं, इसलिए इसका नाम 3 रख दिया है, C3। ठीक है, 3 बनने से 3 जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है इसलिए इसका नाम C3 रख दिया। C3 चक्र में जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी मिल जाता है ना, तो चूंकि प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बट जब ऑक्सीजन भी मिल जाता है तो इससे प्रकाश शोषण की क्रिया थोड़ा कम हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक C4 का नाम सुने होंगे, C4 पौधा होता है, जैसे गन्ना है, ज्वार है। तो C4 पौधा में क्या होता है कि इस चक्र में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो इसलिए क्या होता है इस अपचयन करने वाले जो पौधे होते हैं ना इस प्रकार के C4 प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, और C4 प्लांट की बात करें तो यह ज्यादातर शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में C4 पौधे पाए जाते हैं, जिसमें कि गन्ना है, ज्वार है, यूफोर्बिया है, एमरेंथस है। और C4 पौधा जो है यह एंजियोस्पर्म होते हैं, क्योंकि बीज में आप पढ़े होंगे कि 2 तरह के बीज होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी, जिसमें जिस फल के भीतर बीज ना हो वो एंजियोस्पर्म, वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जिसमें फल के भीतर बीज होते हैं। तो यह C4 जो पौधा है ना वह एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो इजी क्वेश्चन है कि ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है कि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। यह एक टेक्निकल क्वेश्चन है। तो शीत कोष्ठ में, ठीक है ना, यानी कोल्ड हाउस में जो होते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो इतनी टेम्परेचर कम कर देते हैं, ठीक है, कि उसमें जो श्वसन क्रिया में जो फल फ्रूट्स हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कम से कम छोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये जो श्वसन की जो दर है ना यह कम कर दिया। तो कम करने से क्या है कि फल कम से कम एनर्जी को वेस्ट करेगा, तो कम एनर्जी वेस्ट करेगा और उसके पास जितना भी एनर्जी है वो क्या करेगा, धीरे धीरे ज्यादा समय तक वो ताजा रहने की कोशिश करेगा। इसलिए शीत कोष्ठ में भंडारित फल श्वसन दर की कम करने के कारण ही वह अधिक समय तक टिकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। तो एथिलीन गैस, एथिलीन यानी C2H4, यह एक गैसियस फॉर्म होता है और सारे जो बीजीय पौधे हैं उसमें एथिलीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यह सिर्फ फलों को नहीं पकाते हैं, इसके अलावा वह जो जड़ के मूल रोम का भी निर्माण करते हैं, रूट्स हेयर का। ठीक है, लेकिन दूसरी तरह में यह भी कहता है कि इसको ग्रोथ इनहिबिटेड हार्मोन कहते हैं, यानी वृद्धि अवरोधक हार्मोन। यह पत्ती, फूल, फल सबको गिरा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 41 में देखते हैं कि अभी देखिए कि हीमोफीलिया यहाँ पे आया है। हीमोफीलिया जो है ना ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें कि चोट लगने पे ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, रुकता ही नहीं है, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। और ठीक है, तो यह पुरुष हीमोफीलिया का वाहक होता है
ठीक है ना, और महिला में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, उसको रेड और ग्रीन में अंतर नहीं पता चलता है। रेड और यहाँ पीला दिया है जो गलत है। हेमोफीलिया के कारण रक्त जल्दी नहीं बन पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हेमोफीलिया के कारण ब्लड क्लोटिंग बहुत देर लगता है, 5, 6, 10 मिनट लग जाता है, इसलिए सारा रक्त उसका बह जाता है और मरने का भी चांसेस आते हैं। ठीक है, इसलिए हेमोफीलिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इसका जो है इसमें दिया है कि पुरुष हेमोफीलिया का वाहक होता है। वाहक भले स्त्री होता है, स्त्री जो है ना हेमोफीलिया का केवल एकमात्र कैरियर है जो आने वाली पीढ़ी को पहुंचाती है जीन के माध्यम से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित पुरुष होते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीनों गलत था उसमें। 42 में क्या है कि 42 में क्या है कि कंठ के द्वारा एक चपटी रचना होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, ये सही है। ग्रसनली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इसमें 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, 43 में क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो वायवीय श्वसन है, जैसा कि पिछले बार में भी डिस्कस किए थे, एरोबिक रिएक्शन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और श्वसनीय जो पदार्थ है यानी ग्लूकोज का इसमें पूर्णतः ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जब ग्लूकोज का सफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है एक अंतिम प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यह जो एरोबिक रिएक्शन है, ऑक्सीश्वसन है, यह पहला चरण साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा जो चरण है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें ग्लूकोज का एक अणु 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। और यह जीव जंतु जो भी है, पेड़ पौधा होता है, उसमें यह संपन्न होता है। और ग्लूकोज का एक अणु 38 एटीपी का निर्माण करता है। अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि एरोबिक रिएक्शन में सफिशिएंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसके अंतिम उत्पाद बनते हैं। और इसका पहला चरण कोशिका द्रव्य और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज के एक अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और एक अणु से ग्लूकोज का 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक उसी समय अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चूंकि यह रिएक्शन होता है तो इसमें क्या है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पूर्णतः नहीं हो पाता है, आंशिक रूप से होता है। उसमें क्या होता है कि इसका जो अंतिम उत्पाद है वह एक कार्बनिक यौगिक बनता है, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन अटैच्ड हो, जैसे कि पायरोविक एसिड हो गया, एथेनॉल हो गया या लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें कार्बनिक यौगिक बनता है, पायरोविक एसिड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, और यह जो है कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है, जबकि एरोबिक यानी ऑक्सीश्वसन कहाँ था, वह माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में था, दोनों में होता था वहां पे, लेकिन यहाँ सिर्फ कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। इसलिए ग्लूकोज का एक अणु सिर्फ 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है, जबकि वहां 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती थी। और यहाँ ग्लूकोज का एक अणु सिर्फ 2 अणु का निर्माण करती है, 2 एटीपी का निर्माण करती है, जबकि वहां ग्लूकोज का एक अणु 38 एटीपी का निर्माण करती थी। ठीक है, इसलिए देखा जाता है कि जो धावक होते हैं, जो रनिंग करते हैं, उनको दौड़ने के दरमियान ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस वजह से ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो पाता है और वह लैक्टिक एसिड में फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ऐठन और दर्द अनुभव होता है, थकान अनुभव होता है और वह रनिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी देखिए 44 क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें असत्य पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है इसको ईएमबी पाथ भी बोलते हैं, ईएमपी, एमडेन, मैरहोफ और पार्नस, यही तीनों वैज्ञानिक दिए थे, इसलिए इसको ईएमपी पाथ बोलते हैं। ठीक है ना। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या है कि कोशिका द्रव्य में होता है और इससे पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। ठीक है ना, और बिल्कुल सही है। और क्रेब्स चक्र की सभी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, बट यहाँ लिखा है कि असत्य है, तो इसलिए कोई नहीं। 45 में क्या है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे आप देखें कि 38 एटीपी एक अणु में बनता है,
ग्लूकोज का एक अणु 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त करती है, H2O और CO2 बनती है। ऑक्सीजन की तो जरूरत ही पड़ती है, बट इसमें प्रोडक्ट थोड़ी ना बनेगी। जब मनुष्य कार्य करता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड का विखंडन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड होता है और उससे थकान अनुभव होता है। 47 क्या है? अभी देखिए कि धमनी है और एक सिरा है, तो ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। धमनी में माँ साइलेंट कर दीजिए तो क्या हो गया? धनी। धनी कौन होते हैं? जो दूसरे को अपना जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो धनी यहाँ से तात्पर्य यहाँ हृदय हो गया, और बांटते किसको हैं? सारे सेल्स को। तो धमनी क्या करते हैं कि जो भी शुद्ध ब्लड है, क्योंकि हृदय में क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिल्ट्रेट ब्लड होगा, तो वह शरीर के विभिन्न पार्ट को भेजने का काम करता है धमनी, क्योंकि धनी है। लेकिन सिरा क्या करेगा? जस्ट अपोजिट, यानी सारे सेल्स का जमा करके जो डीऑक्सीजनेटेड है यानी अशुद्ध ब्लड को फिर से हृदय में लाता है ताकि शुद्ध किया जा सके। इसलिए धमनी में, चूंकि धमनी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक पार्ट में भेजना होता है, इसलिए जो इसका जो प्रेशर होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, उच्च प्रेशर पे भेजते हैं। इसलिए इनकी जो दीवारें हैं वह मोटी होनी चाहिए, मोटी पेशीय लचीली होती है, ठीक है। जबकि जो सिराएं हैं, चूंकि इंडिविजुअल सेल्स से आते हैं, तो उनकी जो धमनी है पतला होता है, कम पेशीय होता है, ठीक है ना। तो इसलिए धमनी का जो ब्लड प्रेशर है, चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय से पंप होकर के शरीर के अन्य भाग तक जाएगी, इसलिए इसका जो दीवारें हैं मोटी होती है, और यह इसमें हाई प्रेशर होते हैं, इसलिए यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सिराओं, जो कि हर एक शरीर के अंग से हृदय को रक्त देती है, अशुद्ध रक्त पहुंचाती है फिल्ट्रेट होने के लिए, उसकी अपेक्षा क्या होती है? मोटी है। गलत स्टेटमेंट है। सिराओं की भित्ति धमनी की अपेक्षा बहुत ही पतली होती है। सिराओं के भाल्व नहीं पाए जाते हैं, इसमें भाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ना कि अशुद्ध। 47 हो गया। 48 में देखते हैं कि हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, जिसको पेरिकार्डियम को बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है। और ब्लड ग्रुप का खोज विलियम हार्वे ने किए हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया का खोज लिवनहॉक किए हैं, और जीवाणु का विषाणु का इवानोव्स्की ने किए हैं। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है इसमें। अभी देखिए कि जो ब्लड प्रेशर है, इसमें